अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ इस वक्त आज की खास बड़ी 5 खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताएंगे 5 बड़ी अहम खबरें, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी रखूंगा। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरों पर एक नज़र। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास मुनाकिद हुआ। आज उसकी इफ्तिताही तकरीब थी, उस सिलसिले में आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि रियासती दर्जा बहाल करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, एलजी मनोज सिन्हा ने बयान दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि बजट सेशन के बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को निशाना बनाया है। किन किन मामलात पर और मसाइल पर आपको बताएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर गुलमर्ग के हवाले से आपको बताएंगे। गुलमर्ग में खेलो इंडिया का अब इनेकाद होगा, वो कब होगा उस सिलसिले में आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि कुपवाड़ा के करना में 6 दिन से ट्रैफिक मुअत्तल है, आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ये कुछ 5 खबरें आज की रहने वाली हैं, इन तमाम की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में बजट सेशन का हुआ आगाज। एलजी मनोज सिन्हा ने इफ्तिताही तकरीब में ऐवान से किया खिताब। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पर हुकूमत पुरअज़्म, बहुत जल्द कश्मीरी पंडितों को मिल सकती है राहत, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन में खुसूसी दर्जे वाली करारदाद हुई मंजूर, ऐवान में मुद्दे पर होगी बहस, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स मुकाबलों का 9 से 12 मार्च को होगा इनेकाद, अफसरान को हिदायत जारी। शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके में ऑटो और अल्टो कार में हुआ तसादुम, 3 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। कांग्रेस कारकुन हिमानी नरवाल कत्ल मामले में पुलिस मुतहरिक, एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तहकीकात हैं जारी। तेलंगाना टनल रेस्क्यू में 10 दिन बाद भी 8 फंसे हुए कारकुनों से कोई राब्ता नहीं, तलाशी जारी। केरला के एक शख्स को इस्राएली अफवाज ने सरहद पर मारी गोली मारकर हुए हिलाक, गैर कानूनी तौर पर इस्राएली सरहद हलांगने का है इल्जाम। हम तामीरी हैं, यूक्रेन अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए हैं तैयार, ज़ेलेंस्की का बयान। शुमाली और जनूबी कैरोलिना के जंगलात में भड़की आग, सैकड़ों लोग घर छोड़ने पर मजबूर, हंगामी हालात का हुआ ऐलान। तो नजरीन, अब आपको एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज से शुरुआत हो गई है और आज इफ्तिताही तकरीब थी जहां पर एलजी मनोज सिन्हा खुद वहां पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर बजट सेशन का आगाज होने के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने इजलास में शिरकत की। जी हाँ, बिल्कुल आपको जानकारी दे रहे हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर बजट के आगाज में ही आज एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत करने के बाद वहां पर ऐवान से खिताब किया। ऐवान में उन्होंने कई मसाइल के हवाले से बात की। उन्होंने ये भी इस सिलसिले में जो है वहां पर शिरकत के बाद लोगों से खिताब किया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास की आज से शुरुआत हुई है और आज सुबह 10 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब से बजट इजलास शुरू हुआ। एलजी के खिताब के बाद फौत हुए अहम शख्सियात को खिराज अकीदत पेश किया गया। अहम शख्सियात में साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, साबिक वजीर सैयद गुलाम हुसैन गीलानी, साबिक रुकन पार्लियामेंट शमशेर सिंह मनहास, साबिक रुकन असेंबली गुलाम हसन परे और साबिक रुकन असेंबली चौधरी प्यार सिंह शामिल हैं। 40 दिनों तक जारी रहने वाला बजट सेशन सियासी तौर पर इंतहाई हंगामा खेज होने का इम्कान है। 7 साल के वक्फे के बाद ये यूटी का पहला बजट इजलास है।
जो एक मुंतखब हुकूमत की जानिब से पेश किया जा रहा है। वादी की सियासी जमातों ने पहले ही कुछ बिल पेश किए हैं, ताहम बीजेपी ने यह वाज़े कर दिया है कि वो गैर आइनी और कौमी मफाद के खिलाफ किसी भी मसले को ऐवान में ज़ेर बहस नहीं आने देंगे। ताहम तवक्को ये भी की जा रही है कि यह सेशन जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार होगा जब वज़ीर आला ऐवान में बजट पेश करने जा रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास महकमे ख़जाने का कलमदान भी है, आपको ये भी जानकारी देंगे कि 7 मार्च को माली साल 2025-26 का बजट पेश करेंगे। नवंबर 2024 में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पिछले सेशन में रियासती दर्जे की बहाली और खुसूसी हैसियत के मामले पर एक करारदाद पेश की थी, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया था, लेकिन आज उस करारदाद पर बहस होने के लिए वो करारदाद मंजूर की गई है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बजट सेशन के हवाले से, जो कि 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार यूटी में वज़ीर आला जिस बजट को पेश करेंगे, और ये इजलास आज से शुरू हो गया है। इब्तिदाई तकरीब में एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत की है, और ये असेंबली की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा कि सारे अरकान असेंबली वहां पर बैठे हैं और एलजी मनोज सिन्हा ने वहां पर जाकर के शिरकत की और उनसे ऐवान से भी खिताब किया। आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे एलजी मनोज सिन्हा के हवाले से आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा ने ऐवान में जाकर के शिरकत की। उसके बाद उन्होंने वहां पर जो अरकान असेंबली हैं उनसे खिताब किया है। खिताब के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको उस हवाले से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी के पहले बजट इजलास के आगाज़ में खिताब के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये सेशन महज एक कानून साजी नहीं है, बल्कि अच्छी हुक्मरानी, शफाफियत और जामे तरक्की के तई आपके अज़्म की अलामत है। ये बजट तारीखी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में एक मुंतखब हुकूमत की तरफ से पेश करदा 7 सालों में पहला बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम की एक बुनियादी ख्वाहिश मुकम्मल रियासती हैसियत की बहाली है, और हुकूमत जम्मू कश्मीर के शहरियों की इस जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के अज़्म पर कायम है। एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों की वापसी पर सहूलत फराहम करने और इसके लिए एक महफूज और साजगार माहौल पैदा करने के लिए पुराज़्म है। तो ये कुछ तस्वीरें जहां पर एलजी मनोज सिन्हा आज बजट सेशन के इब्तिदाई तकरीर में शिरकत की और वहां पर उन्होंने अरकान असेंबली से खिताब किया, और खिताब के दौरान उन्होंने कई मसाइल और मुद्दों को लेकर के बात की, जहां पर उन्होंने रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से बात की, साथ ही कश्मीरी पंडितों की वापसी में सहूलत फराहम करने और उसके लिए एक महफूज और साजगार माहौल पैदा करने के लिए उन्होंने कहा कि वो पुरज़्म है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए थोड़ा सा झलक आपको दिखाते हैं। My government, through close coordination between the administration and elected representatives, took comprehensive measures to minimize disruptions to the daily lives of the people during snowfall. This synergy enabled one of the swiftest restorations of essential supplies in Kashmir, including efficient snow clearance. Additionally, the power supply remained one of the most reliable, with minimal interruptions. I extend my sincere appreciations to my government for their dedication and unwavering commitment to meeting the expectations of the people and ensuring seamless winter preparedness. This session is not just a legislative formality, but a reflection of your commitment to good governance, transparency, and inclusive development. This budget carries historic significance, as it is the first in over 7 years to be presented by an elected government in Jammu and Kashmir. It symbolizes the people's power, as it is prepared by the representatives chosen by the people themselves. This budget is not merely a financial document. It is a testament to the aspirations of the masses, reflecting their hopes for a brighter future. For the first time, Honorable Chief Minister has personally chaired meetings for all 20 districts separately, engaging directly with the elected representatives to understand their aspirations, regional needs, and development priorities in budget formulation. The voices of the people are again seeking the allocation of resources and the prioritization
of development goals. This budget is a true celebration of democracy and expression. तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि बजट सेशन के इफ्तिताई इजलास के बाद साबिक वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी उमर सरकार को निशाना बनाया है। आपको ये जानकारी देंगे कि महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उमर सरकार का अवामी मसाइल हल करने में बेबस है, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिछली कारकर्दगी पर भी कई सवालात खड़े किए हैं। दफ़ा 370 पर खामोशी काबिल जुर्म, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा, और ये कई मसाइल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहे हैं। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार को बजट सेशन की इफ्तिताही तकरीब पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 1947 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा दौर NC का जम्मू कश्मीर में रहा है, यानी इनकी हुकूमत यहाँ पे रही है, जबकि PDP का बहुत कम अरसा रहा। लेकिन उसके बावजूद भी बार बार PDP के 6 सालों को ही निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार लोगों के मसाइल हल करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। हमेशा की तरह अब भी NC सरकार बेबस और लाचार ही नजर आ रही है। लोगों ने जिस मकसद से उन्हें चुना था, जिन उमंगों जिन उम्मीदों से इनकी सरकार को वोट दिया था, आज लोगों के मफाद उनके अव्वलीन तरजीह नहीं दिख रही है। महबूबा मुफ्ती ने इस सिलसिले में कई और भी मसाइल और मुद्दे खड़े किए हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको महबूबा मुफ्ती की जुबानी सुनाते हैं। उम्मीद ये की जाती थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो खुतबा होगा वो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, मामलात और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है, एस्पिरेशन है, उनकी अक्कासी करेगा। और उसके साथ साथ जो सरकार बनी है अभी हाल ही में यहाँ 3-4 महीने पहले, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादे किए हैं और उसके साथ साथ जो उनका एक नक्शा होगा, उनके जहन में विजन होगा कि हमने आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से किस तरह निकालना है, उसके बारे में कोई डायरेक्शन की बात होगी। पर अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 से 2 इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ LG आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट LG हैं, इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फर्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की। और उसके बाद जितने भी LG आए, जितने भी बाहर से जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, कोई आते हैं, तो वो उसी बात को दोहराते हैं कि कोई स्टेटहुड मिलेगा। पर मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो BJP का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी बड़ी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है, उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो BJP ने इन सालों की, उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। आज लगता है बदकिस्मती से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कम कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं जो BJP पिछले 2019 से एक नैरेटिव चला रही है। देखिए, एक लेजिस्लेटर कैसे जुर्रत करता है, वो डिक्टेट करता है स्पीकर साहब को कि आप जी एंटी नेशनल और कोई ऐसा जो है रेजोल्यूशन या उसको एक्सेप्ट, इट इज द जॉब ऑफ द स्पीकर। हु इज द BJP MLA टू डिक्टेट इट? मगर स्पीकर साहब खामोशी से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और सर हिलाते रहे, ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस उम्मीद से लोगों ने वोट डाले थे, 70% लोगों ने वोट डाले और एक जमात को यहाँ वोट डाले,
जम्मू में बीजेपी को मिला, यहाँ ओवरऑल एनसी को मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी, मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने 4 महीने में ही पता नहीं क्या कमाल करना था, मगर जबान देखिए, बीजेपी 1947 या 48 जब से जम्मू कश्मीर का इल्हाक हुआ, उसके बाद स्पेशल पोजीशन मिली, तब से वो 370 के मुखालिफ बात करते रहे। उनके पास कोई ताकत नहीं थी। और आज उमर साहब कहते हैं कि मुझे 370 बीजेपी से कैसे लूंगा। तो अगर वो 70 साल जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी इसको छीनने की बात करते रहे, तो कम से कम आप 370 जबान पे लबकुशाई कर लीजिए कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम रेस्टोर, हम नहीं कहते हम अकेले रेस्टोर करेंगे, हम सब मिलजुल के इसको रेस्टोर। मगर मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त सिर्फ 370 या स्टेटहुड की बात पे नहीं अटका हुआ है। हमारे मामला ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कि खेलो इंडिया विंटर फेस्टिवल का इनेकाद अब गुलमर्ग में होगा। ये एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त गुलमर्ग के हवाले से, जहां पर विंटर खेलो इंडिया सरमाई खेलों का आगाज़ होगा। 9 से लेकर 12 मार्च तक ये इनेकाद होगा इन खेलों का, और यहाँ पर कई रियासतों से, यूनियन टेरिटरीज से टीमें खेलने आएंगी। और गुलमर्ग के सयाहती मकाम पर बर्फबारी हुई है ताज़ा, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रही हैं जिसके हवाले से खेलो इंडिया की जो सरमाई खेल है वो गुलमर्ग के अंदर अब फिर से देखने को मिलेगा। सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन मुनाकिद करने के हवाले से अफसरान को हिदायत भी जारी की गई हैं। ताहम 9 से 12 मार्च को गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबलों का इनेकाद होगा। ताहम ये सरमाई खेल गुज़श्ता माह 22 से 25 फरवरी को होना था, लेकिन मौसम में तब्दीली के सबब काफ़ी गर्माहट की वजह से बर्फ़ पिघल चुकी थी, जो कि खेलो इंडिया सरमाई खेल के लिए अब नाकाफ़ी हो चुकी थी। इसलिए J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से इसे मुलतवी करने का फैसला किया गया था। 25 फरवरी से मुसलसल बारिशों और बर्फबारी के सबब फिर से दोबारा अब इस मुकाबले के आसार बन गए हैं, जिसके बाद हुक्काम ने इस खेल को दोबारा इनेकाद कराने का फैसला लिया है। आपको ये भी बताएंगे कि इस साल मुतअद्दिद रियासतों के या यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो वहाँ से तकरीबन 19 टीमें 6 शोबों में मुकाबला करने जा रही हैं, और इनामात और एजाज़ात की तमाम तर जिम्मेदारी यूटी लद्दाख ने उठा रखी है। तो एक बड़ी खबर, और ख़ास करके वो खिलाड़ी जो खेलो इंडिया का इंतज़ार कर रहे थे, गुलमर्ग के अंदर तैयारी कर रहे थे, और इस सिलसिले में आज एक मीटिंग भी हुई। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इशफाक डार जुड़े हैं गुलमर्ग से बराह रास्त। इशफाक डार, आपसे जानकारी लूंगा कि किस तरह से ये जो आज मीटिंग होनी थी इस सिलसिले में, तो क्या कुछ उस मीटिंग के अंदर सामने निकल करके आया है? बिल्कुल, ये बड़ी खुशी का मुकाम है जिस खिलाड़ियों ने आज एक काफी उत्साह होता है जब यहाँ की सरकार ने, क्योंकि यहाँ की इंतजाम सयाहती में एक मीटिंग तलब की है, जो खुद मीटिंग में जो खुद यहाँ के जिला तरक्की कमिश्नर बारामूला मौजूद थे, और सेक्रेटरी सपोर्ट काउंसिल नुसरत गुल साहिबा जी थी, वो भी यहाँ पर इस मीटिंग में थी, और यहाँ पर एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्र पाल वो भी यहाँ पर मीटिंग में थे। और कुल मिलाकर इसमें ये तय पाया गया, जिस तरह से इनको हिदायत मिली है कि आप इस गुलमर्ग में खेलो इंडिया का 5वां एडिशन जो 22 से 25 को होना था मुलतवी कराया गया था। आप जाके गुलमर्ग की पूरी बाउल में 4.5 फुट के करीब बर्फबारी जो है इस वक्त जमा हुई है, और इस पर ये सारे खेल जो अब मुनक्कद होने जा रहे हैं, ये उन खिलाड़ियों के लिए काफी खुशी का माहौल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक जानकारी देने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरीके से गुलमर्ग के अंदर अब ये खेलो इंडिया विंटर फेस्टिवल का बाज़ाब्ता तौर पर इनेकाद होगा, और 9 से 12 मार्च तक ये होगा। और साथ ही आपको ये भी जानकारी देंगे कि आज इस सिलसिले में मीटिंग भी हुई है, कई आला ओहदेदारान इस मीटिंग में शामिल रहे, और ये फैसला लिया गया है कि अब जो ताज़ा बर्फबारी हुई है अब वो काफ़ी है इस खेल को करने के लिए। तो फिलहाल न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।